नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन देश का दिल अब यूपी में भी धड़केगा। दरअसल मध्य प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता, उसमें बीजेपी तो थी पहले शामिल, लेकिन अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता भी यूपी के इलेक्शन में एंट्री लेने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देश के दिल में धड़केगा यूपी, और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल रहेगा चुनाव प्रचार के लिए। तो ये काम बीजेपी करती आती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी ये करेगी। कांग्रेस बाकायदा अपने लीडरों को भेजेगी और उनके साथ कार्यकर्ताओं की टीम भी होगी। पिछले चुनाव की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने कमान संभाली थी मध्य प्रदेश की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से कमान संभालने वालों में शामिल थे मध्य प्रदेश के अब भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भाजपा की तरफ से यूपी चुनाव की कमान संभाली थी, लेकिन अब मामला बदल गया है। कह सकते हैं कि बूथ मैनेजमेंट तक सक्रिय करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को वहां तैनात कर दिया है। यूपी में असल में शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार करने जाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी का भी यूपी प्लान है वहां इलेक्शन में जोरदार काम करने का जमीनी स्तर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधायक और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी यूपी कांग्रेस कमेटी ने मांगे हैं। इसमें ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं को भेजने की भी तैयारी है। दरअसल ये सारा बदलाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व के चलते भी हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है और उनकी रणनीति भाजपा की तरह होने की तैयारी वो की जा रही। कांग्रेस की बात हम करें तो यूपी का ये भी एक सारा मामला है कि 19 को बलिया में विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 6 अलग अलग स्थानों पर उनकी सभाएं होंगी, और इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि मध्य प्रदेश की उमा भारती ने भी वहां प्रचार किया था। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां 50 से ज़्यादा सीटों के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो झांसी भी उनके क्षेत्र में आता था। कानपुर की भी हम बात करें तो ये नरोत्तम मिश्रा के एक तरह से नेतृत्व में थी। तो कुल मिलाकर यूपी में जो अब चुनाव होने वाला है वो कांग्रेस और भाजपा नेताओं के जो वरिष्ठ हैं, इस अखाड़े के जो बड़े पहलवान कह सकते हैं, उनका दंगल होगा। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, चुनाव तो हमेशा अपने अपने हिसाब से पार्टियां लड़ती आई हैं, लेकिन बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने इस बार यूपी में कोशिश की है जमावट की। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी बता रही कि वो अब बूथ स्तर तक जाएगी, और जो कांग्रेस की स्थिति वहाँ लगभग 0 पर थी, 0 से शुरुआत करेगी ऐसा लगता है। आपकी इसमें राय कि जो भाजपा की रणनीति थी, कांग्रेस उसी रणनीति पर काम करने की तैयारी कर रही है। आपका क्या सोचना है? नहीं, ये बात तो तय है कि बीजेपी की रणनीति पर काम करना चाहती है और कांग्रेस अपने स्तर पर भी काम शुरू करना चाहती है। और ये बात भी उतनी ही सही है कि प्रियंका के नेतृत्व में थोड़ा करंट तो आया है पार्टी में। और आप ये देखो, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जितने भी कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं उन सब के लोग वहाँ जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि जो भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान सीनरी जो कांग्रेस का है उसमें कैसे करके सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। तो कांग्रेस की हर संभव कोशिश यही है कि किसी भी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट तक जाके उसको नए सिरे से प्लान करके उसको बढ़ाया जाए। और इसलिए वहाँ प्रियंका गांधी ने कई स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए उन्होंने स्पेशल ड्राइव चलाया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और महिलाओं के लिए तमाम तरह के उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी उन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं महिलाओं के लिए की हैं। और 40% से ज़्यादा टिकट देने की भी उन्होंने वकालत की है। तो कई तरह से सारे सेक्टर पर कांग्रेस इस समय लामबंदी करना चाहती है। कोई भी ऐसा सेक्टर वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको ये लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश, चूँकि पिछले 25 सालों से तो वो है ही नहीं, मतलब एक तरह से इतनी ज़्यादा उनकी प्रभावशाली संख्या नहीं है, और यदि अभी भी ऐसी स्थिति रही तो फिर पता नहीं पार्टी का क्या हो। तो कांग्रेस किसी न किसी तरह से चाहती ये ज़रूर है कि इस बार के चुनाव में पार्टी की सीटें बढ़ें। और इसलिए आप देखो कि मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है
और मध्य प्रदेश का तो खैर चूंकि यूपी की 11 जिलों की सीमा यूपी से लगी हुई है, जी तो डेफिनेटली नेचुरल यहाँ की क्लेम बनता है यहाँ के नेताओं का कि वो जाके वहाँ प्रचार करें। लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता, छत्तीसगढ़ के सीएम भी खासे सक्रिय। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ भी उनकी कांग्रेस शासित स्टेट्स हैं, उन सब के लीडर्स वहाँ जाना है कांग्रेस के प्रचार में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सारा मामला, ये जो सारा बदलाव दिख रहा है, वैसे एक बार राहुल गांधी कह चुके थे कि वो मंडल स्तर तक, मंडलम करके उन्होंने फिर योजना भी शुरू की थी जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और वो मंडलम का अभी सारा कामकाज पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। लेकिन जो महिलाओं पर फोकस किया प्रियंका गांधी ने, आपने कहा कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, ये उन्होंने स्लोगन दिया था, और विधानसभा के प्रत्याशियों के भी उन्होंने कहा कि 50% सीटें महिलाओं को वो टिकट देंगे, ये उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, और आधी आबादी पर उनका फोकस था, और वो उसी आगे बढ़ाने की बात हो रही है। संजय जी, दरअसल जो बात योगीराज जी कह रहे हैं कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहाँ काम पर है, भूपेश बघेल की हम बात करें। अब ये सारा मामला बुंदेलखंड की बात करते हैं तो वहाँ बुंदेलखंड में भाजपा ने एक प्रयोग किया था कि उमा भारती को वहाँ ले गए थे वो, क्योंकि वो फायर ब्रांड लीडर हैं, बहुत आक्रामक भाषण देती हैं, फिर महिला भी हैं, फिर ओबीसी का भी वो नेतृत्व करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मध्य प्रदेश से, क्या ये सब गणित लगाए जाएंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह को भी वहाँ जाना पड़ेगा, जो रणनीति दिख रही है कांग्रेस की, कमलनाथ भी वहाँ दौरे पर जाएंगे। सीधी सी बात है कि जो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक वहाँ ले जाती है, कांग्रेस अब उसी ट्रैक पर जा रही है। आपकी राय की कांग्रेस भाजपा के ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको वो फॉलो करेगी? जी, एक्चुअल में बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मंथन जिस विषय पे है वो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत भले का भी विषय है, क्योंकि उसका कारण भी है कि कांग्रेस कभी इस रचना से काम नहीं कर पाती है। इस कारण से बहुत जगह वो फेलियर भी होती है। मगर 18 के चुनाव में जिस तरह यहाँ 2018 के चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी के साथ जो जॉइंट वेंचर से चुनाव लड़ा गया, उससे लगता है कि संगठन की एक क्षमता दिखाना भी जरूरी था कांग्रेस को, तो उसका कारण है। और एक आज जैसे जयपुर में अभी आंदोलन हुआ, उस पर बहुत सारे मध्य प्रदेश के बड़े नेता से लेके जमीनी स्तर तक के नेताओं को जोड़ा गया। तो मुझे लगता है कि अब अब जो चुनाव होना है यूपी में, उसका मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ काम करने की इच्छा है। क्योंकि अभी तक ये भाजपा में देखने में मिलता है कि एक बड़ा नेता है तो उसके पास 56 विधानसभा का पूरी जिम्मेदारी है और वो अच्छा से निभाता है। ऐसा अभी थोड़ा संगठन लेवल पे कांग्रेस के पास आना या उनके नेताओं का इस तरह का काम करना थोड़ा अभी एक प्रयोग है। लेकिन संजय जी, दरअसल संगठन का काम ऐसा होता है कि आप किसी बीज को लगा रहे हैं, फिर वो अंकुरित होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बाद में उसको माने उसके फल आने में वक्त लगता है। जी बिल्कुल। जो बीजेपी में संघ काम करता है, आरएसएस काम करती है, वो एक तरह से पौधारोपण करती है, बीज रोपण करती है, फिर बाद में वो भाजपा के कार्यकर्ता रूप में वो एक तरह से वृक्ष बनते हैं। बिल्कुल। तो वो माने जिस तरह से वो फल देते हैं, वो उस नजरिए का मामला है। ये तो तत्काल है, अब चुनाव तो सर पर आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन देर से सही कांग्रेस इस मामले में जाग रही है। मैं पूछूंगा आपसे तीनों साथियों से कि ये जो सारा काम है वो क्या कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आने में देर कर दी? दूसरी बात यह कि जो बीजेपी करती आ रही है, अगर कांग्रेस उसे कॉपी करेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ों की कॉपी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का तो मुख्य आधार है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। माने राष्ट्रवाद कांग्रेस का भी है, लेकिन वो प्रखर राष्ट्रवाद की बात करती है, वो आक्रामक राष्ट्रवाद की बात करती है। तो अगर आप बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं संगठन में, तो फिर मुद्दों में भी आपको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग को अगर साध रही है भाजपा, तो सिर्फ आप छोटे वर्ग को साध के इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे लगता है कि संगठन की दृष्टि से और मुद्दों की दृष्टि से भी थोड़ा सा बीजेपी से आगे निकलने की जरूरत है। राठी जी, ये जो सारा मामला है, जहां पार्टियां कमजोर होती है वहां वो अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेती हैं या वहां से मदद के लिए लोग बुलाए जाते हैं। कांग्रेस जिस ढंग से मदद ले रही, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 पर है, उनके कांग्रेस से 4 प्रधानमंत्री दिए गए, लेकिन अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, वो अमेठी सीट हार जाते हैं, राहुल गांधी की सीट हार जाती है, तो कांग्रेस वहां बड़ी मुश्किल में है। और प्रियंका गांधी एक तरह से उनको उम्मीद की एक किरण है। आपको लगता है कि जो कुछ कांग्रेस रणनीति पे काम कर रही है वो भाजपा को मात देने वाली हो सकती है? इसमें थोड़ा सा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी दृष्टि थोड़ी सी अलग है कि आज की तारीख में अपने जो प्रचार के माध्यम में, जैसे वॉल पेंटिंग होती थी उसको रिप्लेस कर दिया फ्लेक्स ने, ऐसे कई चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, अखबारों में है, जहां हम जनता तक जो भी दल है वो अपनी बात पहुंचाता है अंतिम व्यक्ति तक।
इसके अलावा अब इतने सारे मतलब साधन हो गए हैं। दूसरा इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें जो विचार आगे तक जाता है तो ऐसा भेजने से कार्यकर्ताओं को जो भेजा जाता है उससे वहाँ लोकल के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा टूटता है और ये एक नुकसान वाली चीज़ हो सकती है, ऐसा मेरा एक अनुभव और सोच है। और इसके अलावा इसमें अपन देखेंगे तो हमें राष्ट्रीय जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका एक बहुत नुकसान हम करते हैं कि हम पूरे रिसोर्स को वहाँ लगाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। तो इतना ह्यूमन रिसोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, जबकि हमारे संविधान में पंचायत स्तर तक हम डेमोक्रेसी को ले जा चुके हैं। हिंदुस्तान में पंचायत स्तर तक जब डेमोक्रेसी गई, आपके लोकल के वहाँ कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, जो वहाँ का लोकल हालचाल जानते हैं, व्यवहार जानते हैं। तो ऐसा जो कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजना, ये एक तो विचार को मिसलीड करता है, दूसरा क्योंकि एक छोटी सी एक छोटे छोटे समूह में जो बैठ के करते हैं, दूसरा ये हमेशा जातिवाद की दृष्टि से भेजा जाता है। तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से जातिवाद बढ़ाने का भी एक जरिया है ये। तो ऐसा मेरा मानना है कि चुनाव आयोग जैसे चुनाव के पहले दिन जो भी बाहर के कार्यकर्ता होते हैं उन्हें वहाँ उस जिले में नहीं रहने देता है, बाहर करता है। तो ये मतदान के एक दिन पहले जी, तो मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने के बाद बाहरी लोगों को आना भी वहाँ रोकना चाहिए, जिससे कोई चुनाव प्रभावित ना हो और निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। योगीराज जी, कमल राठी जी ने एकदम नई लाइन दी है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं प्रचार भी उसी राज्य के लोग वहाँ पे यहाँ करें, मतलब बाहर के लोग आके उस राज्य के वोटर को प्रभावित ना करें, क्योंकि ये एक तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी माना सकता है। नई बात है ये, इस पर लोग विचार करेंगे मुझे लगता है आगे जाकर। लेकिन जो मैं बात कह रहा था वो ये कि क्या कांग्रेस भाजपा को जिस ढंग से बीट करना चाहती है, मात देना चाहती है, वो रणनीति तो बना रही है, लेकिन मुद्दों की रणनीति पर कैसे काम करेगी? क्योंकि उसका मामला है, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात बीजेपी करती है, मथुरा की बात करती है, उसके बाद वो प्रखर राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। तो क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा कि भाजपा की तर्ज पर आप अपने पड़ोसी राज्य से कार्यकर्ताओं को बुला लें, लीडर को बुला लें और बूथ स्तर तक आप काम करें, लेकिन बात वहीं आएगी कि मुद्दे आपके कौन से हैं? अगर आप मात देना चाहते हैं भाजपा को, तो फिर आपको उसी के लेवल पर जाना पड़ेगा। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन जाने का एक मतलब मीडियम कैसा हो, आपकी उस पर पकड़ कैसी हो। अब जैसे अपने जयपुर में देखा, कल राहुल गांधी ने वहाँ सभा को एड्रेस किया और उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की एक नई परिभाषा कर दी। तो आप भाजपा से टकराने के चक्कर में या भाजपा के बराबरी आने के चक्कर में कुछ भी ना बोल दें। हिंदू और हिंदुत्व ऐसा विषय है जिसपे अच्छे अच्छे पीएचडी और स्कॉलर बोलने से कतराते हैं, जिसमें जिन विषयों पर पकड़ होती है उस विषय पर वो बोलते हैं। अब राहुल गांधी खुद ही अभी राजनीति के नाम पे कुछ नहीं जानते और हिंदू और हिंदुत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। खैर, ये उनका मुद्दा है। लेकिन जब आप बीजेपी के टक्कर पे आना चाहते हो तो लेकिन वो 10 साल से लोकसभा में है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तो राजनीति तो उनके ब्लड में है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही है, मैं यही तो कहना चेयरपर्सन रही है यूपीए की। तो राजनीति वो ना जानते हो, इसमें तो लोग संदेह कर सकते हैं। लेकिन मुद्दों की बात है कि मुद्दों में वो शायद कैसा मुद्दे मेरे ख्याल से वो जो चाहते हैं उस ढंग से वो जनता तक पहुंचा नहीं पाते। या मैंने जयपुर का जिक्र इसलिए किया जी। मैंने कहा जिस इशू को लेकर आपने सभा बुलाई थी, इशू क्या था? महंगाई को लेकर वो पूरा का पूरा आयोजन था। उस महंगाई में आपने 54 मिनट आपने हिंदू और हिंदुत्व पे बोले और 4 मिनट आपने महंगाई पे बोले। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपके बोलने का तरीका क्या हो, आप उसको कैसे एड्रेस करना चाहते हैं, आप कैसे बीजेपी के समकक्ष आना चाहते हैं। तो आपको उस विषय पर पिन पॉइंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास गैदरिंग भी, पब्लिक गैदरिंग भी अच्छी और आपने कोई ऐसी चूक कर दी कि वो सारा किया धरा पानी में चला गया। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को वॉच करना पड़ेगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने, आपने काशी और अयोध्या की बात की, मथुरा की आप बात करें, तो इसमें निसंदेह, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि बहुत पुराना बीजेपी का इशू था और उन्होंने इसको फुलफिल करके दिखाया। राम मंदिर बनने वाला है, काशी में आज बड़ा भव्य और विराट आयोजन हुआ। तो अब आपको उस स्तर पर कैसे आना है, यह आपको सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, सवाल यही है संजय जी कि मुद्दे तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन प्रस्तुत कैसे करेंगे? हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस पकड़ने की कोशिश कर रही है। उनके लीडर मंदिर भी जा रहे हैं, भगवा वस्त्र भी पहन रहे हैं, जनेऊ पीठ लगा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, रोली लगा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कांग्रेस भाजपा के सामने इन मुद्दों को लेकर पहुंचेगी कैसे, संदेश कैसे देगी जनता में कि हम इस मामले में ज़्यादा
बड़े पैरोकार हैं जो भाजपा के मुद्दे हैं। यही बात है कि अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो चूंकि हम हिंदुत्व और अल्पसंख्यक पर नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है वो उस पर नहीं आता, लेकिन उनकी सारे कामकाज, उनके सारे रणनीतियां जो है उसी पर डिपेंड करती है। जैसा कि राठी जी करते हैं कि वो जाते हैं, लोगों को भेजते हैं तो जातिवाद पर भेजते हैं कि उस इलाके में यादव बहुत है इसलिए यादव लीडर को भेज दो, इधर सवर्ण बहुत है इसलिए सवर्ण को भेज दो। तो बीजेपी की तरह क्या कांग्रेस मुद्दों पर भी कोई रणनीति बनाएगी? क्योंकि आपने बूथ तक तो लोग पहुंचा दिए, आपने बड़े नेताओं को भी 50-55 सीटों का जिम्मेदार बना दिया, क्षेत्रों का, लेकिन मुद्दों में आप कैसे करेंगे? अगर उसमें आपने फॉल प्ले कर दिया तो फिर आपका सब किया धरा चौपट हो जाएगा। आपकी राय? देखिए, यूपी में अब सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी कोई भी हो, मुद्दों पे आधारित लोग, जनता जो वहाँ, अब तो 4-4 पार्टियां हो गई हैं, लोकल भी हैं, राष्ट्रीय स्तर की भी पार्टियां हैं दोनों। अब सत्तारूढ़ में भी अभी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका अभी आवा मंडल है ही और केंद्र में सरकार है। तो अब सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि मुद्दों की बात है कि वहाँ महंगाई और ये सब मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर के हैं ही, मगर अब यूपी के जो लोकल मुद्दे हैं, जो यूपी से अपराध जो की बात करती रही भाजपा की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, इस तरह के नारे दिए, तो अगर ये नारे अगर सही हैं तो आपको इन मुद्दों को भी पकड़ना पड़ेगा कि आपने कहा ये था, किया ये, और आज की जनता ये भुगत रही है। तो बहुत सारे जनता से जुड़े जो स्थानीय प्रदेश के मुद्दे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और आज सबकी निगाहें, पूरी देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा है, क्योंकि अब 7 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को केंद्र में, और अब इनको पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो अब ये जनता आकलन करना चाहती है कि अब मुद्दे कौन से अच्छे लेके आ रही है। अगर कांग्रेस के पास मुद्दे अच्छे आते हैं, अच्छे जनता तक पहुंच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा माहौल बन जाएगा। और कांग्रेस, आज देश भर से लोग जा रहे हैं और वहां जो प्रचार होगा, जिस तरह का तंत्र विकसित होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस भी बना सकती है बतौर भाजपा के। बिल्कुल राठी जी, 403 सीटें हैं वहाँ विधानसभा की, 100 सीटें हैं विधान परिषद की। अब पिछली बार की हम बात करें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप जैसा किया था, कांग्रेस वहाँ एक तरह से 0 पर आ गई थी, बसपा बहुत हाशिए पर सिमट गई थी, थोड़ी बहुत टक्कर दी थी तो समाजवादी पार्टी नहीं थी। आज भी समाजवादी पार्टी ज़्यादा मुकाबले में दिखती है, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है, क्या वो वोट अगर काटेगी तो इससे सपा कमज़ोर होगी? जो वोट समाजवादी पार्टी के पास जाने वाला है वो अगर कांग्रेस के पाले में चला गया तो सपा के वोट कम होंगे। एक तरह से फायदा इसमें हमें लगता है कि भाजपा को मिलने वाला। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा और अंतिम राउंड की बातचीत में आप तीनों से मेरा सवाल रहेगा कि जैसे कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में वॉकओवर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि बीजेपी किसी भी हालत में सरकार बनाए, भले ही कांग्रेस वहाँ हार जाए, लेकिन भाजपा वोट काटने का लाभ लेकर वहाँ सत्ता में ना आ पाए, और इसीलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने अपने आप एक तरह से विड्रॉ किया था और वॉकओवर दिया था बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस को। क्या कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, क्योंकि अभी 0 पर है, उस हिसाब से वहां भाजपा को लाभ मिलेगा या बीजेपी फायदे माने बीजेपी नुकसान में जाएगी? आपकी राय? बिल्कुल, जितना कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी, कहीं ना कहीं सभी का वोट शेयर काटेगी, तो उसमें लगभग सभी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को ही प्राप्त होगा, बाकी दलों को कम मतलब नुकसान ज़्यादा होगा जी। इसके अलावा अब जो मुद्दों के आधारित राजनीति की बात हो रही है, तो समय के साथ जो हमारे प्रचार तंत्र नए नए आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आज समय के साथ मुद्दे भी चेंज हो रहे हैं। एक परंपरा थी, पहले जातिवाद चलती थी और बहुत सारी चीज़ें लोकतंत्र में चलती थी, जब पंचायत तक भी लोकतंत्र नहीं था। अब लेकिन पंचायत तक जब हम लोकतंत्र पहुंचा चुके हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब मुद्दों भी अलग अलग भिन्न होंगे, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो अब मुझे लगता है बेरोजगारी है, तो इन मुद्दों पे ही अब अगर चुनाव लड़ना चाहिए। हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है किसी एक पार्टी को स्ट्रांगली अगर इन मुद्दों पे काम करे तो बाकी पार्टियों को भी मजबूरन उस मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। इसका एक सेट अपन दिल्ली के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ जो शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे काम हुआ, अगर पूरे हिंदुस्तान में हो तो आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। आपका इशारा आप आम आदमी पार्टी की तरफ है, और आम आदमी पार्टी भी एक तरह से यूपी चुनाव में एंटर हो चुकी है, और वो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चलेगी कि अस्पताल ठीक हो, शिक्षा ठीक हो, सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो। तो ये जो आपने बात की है कि जातिवाद के अलावा इन मुद्दों को भी चुनावी मुद्दे बनने चाहिए और निर्णायक मुद्दों में तब्दील होना चाहिए, जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया और वो 2 बार सत्ता में भी आई। तो अगर आम आदमी पार्टी वहाँ
असरदार होती है यूपी इलेक्शन में, तो फिर यूपी के मुद्दे बदलेंगे और फिर यूपी की हवा भी बदलेगी। लेकिन बात वही है राठी जी कि अगर मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां वो आदिवासी वोट बैंक के नाम पर किसी आदिवासी को भी कोशिश करती है कि अगर कोई आदिवासी खड़ा हो जाए तो वो जो आदिवासी वोट कांग्रेस के खाते में जाने वाला वो उस पार्टी के पास जाएगा, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। पहले इस मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लोग कहते हैं कि बीजेपी या दूसरे दल इस्तेमाल करते थे कि जहां आदिवासी वोट ज़्यादा वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हो गई तो वो आदिवासी वोट बजाय कांग्रेस में जाने के, या बसपा खड़ी हो गई तो दलित वोट बजाय बसपा कांग्रेस में जाने के वो बसपा की तरफ जाता था। तो ये जो एक तरह का मैनेजमेंट इलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ती ताकत से भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला ज़्यादा होगा। मेरी तीनों मेहमानों से इस मुद्दे पर राय मांगने की मेरी इच्छा है कि आप जरूर इसमें राय दें कि क्या जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वैसे भाजपा को फायदा होगा या बाकी दलों को नुकसान होगा। आपकी राय संजय जी। देखिए, मुद्दे तो एक से है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष सब एक इस बार नहीं है। पिछले बार वो एक साथ चुनाव लड़े थे तो हर्ष क्या हुआ ये सबको पता है। तो मुझे लगता है अब वोट शेयर और जो मुद्दों का जो खींचतान है उसमें भाजपा को फायदा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि सत्ता में है और जो विपक्ष है वो बहुत सारे हैं। यूपी में अब आप देखिए समाजवादी है, बहुजन है, सपा है, कांग्रेस है और अब आम आदमी पार्टी भी मान लीजिए है। तो अब जब इतने विपक्ष एक साथ लड़ेंगे तो आखिर जीतेगा कौन? तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा संशय भी रहेगा और भाजपा को मुझे लगता है कि इसमें फायदा हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो कमल राठी जी कह रहे हैं, जो मेरा भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री हुई है, जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ताकतवर बन रही है, उसके कदम बढ़ रहे हैं ताकत की तरफ। तो अगर ये पार्टियां वहाँ वोट शेयर ज़्यादा करेंगी, सपा को नुकसान होगा, बसपा को नुकसान होगा, तो ऐसे में फायदा अपरोक्ष रूप से भाजपा को मिल जाएगा। अगर पूरा विपक्ष जुड़कर नहीं लड़ता है, वो ज्वाइंट वेंचर में काम नहीं करता है, संयुक्त कमान उनकी नहीं बनती है, तो फिर यहाँ बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना ज्यादा नजर आती है क्योंकि बिखरा हुआ विपक्ष भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विपक्ष को एकजुट होकर मुद्दों को भटकाने की जगह सही मुद्दों को अगर जनता तक ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को फायदा होगा और भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन अगर ऐसी भटकाव के साथ काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित फायदा होगा। अब योगी राज जी, ये जो सारा मसला है कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, सत्ता के गणित गड़बड़ा रहे हैं, आपकी बहुत असरदार वहाँ एक तरह से प्रस्तुति हो रही है, वो वैसे मुद्दे पकड़ा जो जनता को नए भी लगते हैं और उनको खींचने वाले हैं। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी। देखो साहब, हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव मुद्दे बहुत पीछे छूट जाते हैं। जातिवाद सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है, धनबल दूसरा मुद्दा रहता है और इसके बाद फिर अलग अलग कास्ट आ जाती है। इश्यूज़ पे राजनीति हो तो सभी लोग चाहते हैं कि यार मुद्दों पर आधारित राजनीति हो, लेकिन राजनीति होती क्या मुद्दों पर आधारित। और कांग्रेस भी जो यूपी में अपने खड़े जो हो रही है, उसने पश्चिम बंगाल का आप सही जिक्र कर रहे हैं, उसने वहाँ से सबक लिया कि वहाँ तो उन्होंने वॉक ओवर ही दे दिया था। तो आपके पास ये मौका है और कांग्रेस के पास चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। तो कांग्रेस तो जितना इंडिविजुअल होकर लड़ेगी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा बनिस्बत दूसरे दलों के साथ। लेकिन वहाँ नए प्लेयर आ गए। आप पार्टी एक नया दल है जो दिल्ली की सफलता के बाद यूपी में एंट्री ले रहा है। नहीं, बिल्कुल और पंजाब में भी उसका असर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ सत्ता की दावेदार पार्टी में है, तो उत्तर प्रदेश में वो वोट कटौवल पार्टी बनेगी। कांग्रेस भी क्या वोट कटौवल पार्टी बनेगी और बीजेपी को लाभ मिलेगा? बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। कांग्रेस तो वोट कटौवल पार्टी बन सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता वहाँ कोई अभी ऐसा मजबूत है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर यूपी के चुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे, मंडल स्तर पर रणनीति भी बनाएंगे और हम कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की जो है जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे क्योंकि प्रियंका गांधी के हाथों में कमान है और इस बार कांग्रेस ने अपना चेहरा प्रियंका गांधी को बनाया उत्तर प्रदेश चुनाव में। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उमा भारती की हम बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तो ये तमाम, प्रहलाद पटेल की बात करें, ये लोग भी वहाँ यूपी में दम लगाएंगे और भाजपा को जलाने की कोशिश करेंगे। तो मुकाबला कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाला है। बखबर में आज सिर्फ इतना। इसके पहले मैं तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि इस तरह के मुद्दे हम रोज आपके सामने नए नए लेकर आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।